लेट्स स्टार्ट बच्चों। हम कैश बुक में आज कुछ स्पेशल पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। आज स्पेशल पॉइंट्स में पहला पॉइंट तो आपको जब पता है, ओपनिंग बैलेंसेस। मान लीजिए बच्चों, क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। मान लीजिए कैश इन हैंड दे रखा है 5000 और कैश एट बैंक दे रखा है 7000। व्हाट दिस ओपनिंग बैलेंसेस मींस? ओपनिंग बैलेंसेस मींस जब भी क्वेश्चन की पहली तारीख होती है, जो भी क्वेश्चन में डेट दे रखी हो, उसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 5000 का बैलेंस कैश में डाल देंगे, बैंक का बैलेंस 7000 यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में डाल देंगे। दैट इज ओपनिंग बैलेंसेस मींस कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। बट बच्चों, ये ओपनिंग बैलेंसेस कुछ इस तरीके से लिखे हो क्वेश्चन में। क्या ओपनिंग बैलेंसेस अगर इस तरीके से लिखे हो, कैश इन हैंड मान लीजिए 6000, ब्रैकेट में लिख दिया इसके साथ डेबिट, और लिख दिया कैश एट बैंक 7000, उसके साथ लिख दिया क्रेडिट, या कैश एट बैंक ना लिख के लिख दिया बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन। तो क्या मतलब होता है इस बात का? इस बात का मतलब ये होता है बच्चों कि कैश, मैं इनको एंट्रीज को नंबर डाल दूंगा, अगर आपके पास ये इस तरीके से आए तो कैश का बैलेंस तो बेटा हमारे पास 6000 ही है, कैश का बैलेंस तो 6000 ही है, बट बैंक का बैलेंस नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव का मतलब मैं फिर उसको इस तरीके से डालूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैंक का बैलेंस 7000 रुपए अगर दे रखा होगा तो वो डेबिट साइड में नहीं, इसका चेंज कर देते हैं अमाउंट्स को 8000, फिर वो डेबिट साइड में नहीं क्रेडिट साइड में आएगा 8000 रुपए। क्या कहना चाह रहा हूं मैं प्यारे बच्चों? बेटा अगर नॉर्मली कुछ नहीं लिखा तो दोनों बेटा डेबिट बैलेंस माने जाते हैं, दोनों को ही हम पॉजिटिव बैलेंस मानते हैं। पॉजिटिव के डेबिट बैलेंस मतलब कि हमारा कैश का बैलेंस इतना है, बैंक का बैलेंस इतना है। बट अगर ओपनिंग बैलेंसेस में कैश तो प्लस है बट बैंक में नेगेटिव है। नेगेटिव का क्या मतलब होता है बच्चों? हमने बैंक में जितने मेरे पैसे थे उससे ज्यादा निकाल लिए। कितने ज्यादा निकाल लिए? 8000 रुपए ज्यादा निकाल लिए। दैट इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। पेपर में क्वेश्चन में कुछ भी क्रेडिट लिखा जाए, ओवरड्राफ्ट लिखा जाए, ओवरड्रॉन लिखा जाए, नेगेटिव आ जाए, तो इसका क्या मतलब है बच्चों? आपने बैलेंसिंग ऐसे करनी है। अब डेबिट में ना लिख करके क्रेडिट में लिखनी है और बैंक में लिखनी है। तो क्वेश्चन बेटा ये उठता है कि बैंक का बैलेंस तो डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, क्या कैश का बैलेंस क्रेडिट हो सकता है? क्वेश्चन, इफ कैश बैलेंस कैन बी नेगेटिव या क्रेडिट, कैश का बैलेंस क्रेडिट हो सकता है? आंसर इज बेटा नो। कैश बैलेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। बच्चों कैश का बैलेंस नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। कैश सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए वो डेबिट में रहेगा। देखो सेकंड सिचुएशन में भी मैंने डेबिट में डाला है। बैंक का बैलेंस नॉर्मली डेबिट ना हो तो नेगेटिव अलाउड है, पॉसिबल है। तो समझ में आ गई बात? कैश का बैलेंस शॉर्ट नहीं हो सकता, बैंक का बैलेंस शॉर्ट हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। फिर इसी बात से एक नया क्वेश्चन उठता है, बैंक का बैलेंस नेगेटिव होता है, ठीक है, क्या बैंक के बैलेंस को किसी और नाम से भी बोलते हैं? समझो बेटा, कैश बैलेंस को कैश बैलेंस एज पर कैश बुक बोलते हैं, बैंक बैलेंस को बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक बोलते हैं। कहीं बार आपके मन में संशय आ जाएगा कि
कैश बैलेंस लिखा है तो कैश बैलेंस में पुट कर दिया। कई बार टीचर क्या करता है और बुक भी क्या करेगी आपके पास, ये वर्ड मिसिंग होगा। कैश के लिए कैश बैलेंस लिखा जाएगा। आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं बता रहा हूं, जिन्होंने स्कूल में पढ़ लिया होगा उनको समझ में जरूर आ रहा होगा। अगर बेटा बैंक वर्ड नहीं लिखा, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा बैंक बैलेंस। तो ध्यान में क्या रखने वाली बात है, कांटे का मतलब गलत नहीं है, दिस इज करेक्ट। अगर बच्चों बैंक वर्ड लिखा है या नहीं लिखा है, इट डजंट मैटर्स, बैलेंस एज पर कैश बुक मींस बैंक बैलेंस। सब बच्चे यहां तक नोट कर लें, फिर मैं इसके आगे बढ़ाता हूं। आओ बच्चों, थर्ड पॉइंट करते हैं। ऑल्दो ये जर्नल में भी कवर किया हुआ है हमने। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राम ऑफ ₹5,000 and deposited into bank on same day। अगर आपको चेक मिला राम से और आपने बैंक में सेम डे डिपॉजिट कर दिया, तो एंट्री क्या होगी, चेक मिला तो आप उसको बैंक मानेंगे, टू राम्स अकाउंट 5,000। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, बैंक में डेबिट करेंगे 5,000 रुपए, राम के नाम से टू राम्स अकाउंट, 3 तारीख को एंट्री नंबर 3 आई। इस एंट्री में कोई खास बात नहीं थी। अगर एंट्री ऐसे है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राम ₹6,000, और अगली 5वीं एंट्री में क्वेश्चन में चेक कर लिया करो, चेक मिला, क्या राम का चेक कुछ दिनों बाद डिपॉजिट हुआ क्या, 2 एंट्री 3 एंट्री 4 एंट्री बाद? अगर हाँ, तो आप कैसे करेंगे, पहले इसको मानेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट 6,000, और व्हेन डिपॉजिटेड राम्स चेक इन बैंक, अगर एंट्री 5 तारीख को होगी तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 6,000। तो बेटा क्या पॉइंट हुआ, इस एंट्री में चेक इन हैंड टू राम में नो एंट्री इन कैश बुक। कैश बुक में बेटा कोई एंट्री नहीं हुई, ना बैंक डेबिट है ना चेक डेबिट है, ना बैंक डेबिट है ना कैश डेबिट है। बट इस एंट्री में 5 तारीख में क्या हुआ, फिर बैंक टू चेक इन हैंड है, उस केस में अगर ऐसे एंट्री आएगी तो टू, अगर आपको पास इस तरीके की एंट्री आएगी तो आप यहां लिखेंगे टू चेक इन हैंड 6,000 रुपए। तो आपको देखना है एंट्री इस टाइप की है, थर्ड एंट्री जैसी है, या फोर्थ या फिफ्थ एंट्री जैसी है। एक सिचुएशन इसमें और आती है बच्चों, पहले ये दोनों नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद कराता हूं अगली सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 6th पॉइंट, एंट्री वही है, चेक रिसीव फ्रॉम राम 7,000, और आगे क्या है, क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन डिपॉजिट। क्वेश्चन ने आपको ना तो इस एंट्री में बताया क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन डिपॉजिट इन एंट्री नंबर 6 और एनी फर्दर एंट्रीज, किसी भी एंट्री में क्वेश्चन ने क्लैरिफाई नहीं किया, नॉट क्लैरिफाइड whether check is deposited or not। क्वेश्चन नॉट क्लैरिफाइड यू whether the check is deposited or not, बस लिख दिया चेक रिसीव फ्रॉम राम। ना तो एंट्री नंबर 6 में, ना 7, ना 8, ना 9, ना 10, किसी एंट्री में आपको नहीं बताया, क्वेश्चन साइलेंट हो गया, तो आप मान लेंगे एंट्री नंबर 6 में वो चेक डिपॉजिट हो गया, बैंक टू राम 7,000। क्या मतलब,
एज्यूम कर लिया जाएगा डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन सेम डे। ये ऑटोमेटिक अजम्पशन है, पेपर में लिख के आने की भी जरूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा राम से जैसे ही चेक मिला वो उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, एंट्री ऐसे हो जाएगी। आपको पेपर में कुछ लिख के आने की जरूरत नहीं है कि हम एज्यूम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं, वैसा मान रहे हैं ना, कुछ नहीं बताना टीचर को। सिंपली बस देखो क्या चेक मिला, हाँ मिला। क्या क्वेश्चन ने आगे किसी एंट्री में वो चेक की डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन दी है? अगर हाँ दी है इंफॉर्मेशन तो रूल नंबर 5 जो मैंने 5वीं एंट्री सिखाई वैसे करना। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो रूल नंबर 6 या रूल नंबर 4 एक ही बात है, फिर रूल नंबर 4 या रूल नंबर 6 लगा देना। आगे बात समझो बच्चों, नोट कर लिया? आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए एक बारी। नेक्स्ट, राम चेक being dishonored. Ram check being dishonored and returned from bank. राम का चेक वापसी हो गया, बैंक से वापसी हो गया, तो एंट्री क्या होगी? इस एंट्री को उल्टा कर देते हैं बच्चों। कोई मर्जी एंट्री हो, चाहे रूल नंबर 4 हो, 5 हो, 6 हो, चाहे चेक वाला केस हो, चाहे नॉन चेक वाला हो, चाहे बैंक वाला केस हो, कुछ मर्जी हो, बस एंट्री होगी, पार्टी को डेबिट कर देंगे और बैंक से बैलेंस कम कर देंगे। राम टू बैंक, मान लेते हैं 6,000 रुपए का चेक था, कोई भी एंट्री, जैसे एक बार 5 का था, एक 6 का था, एक 7 का था, कोई मर्जी केस हो, एंट्री यही होगी, चाहे केस नंबर 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो। तीनों रूल्स में, यानी कि तीनों केसेस में बच्चों सेम एंट्री होगी, चाहे 5वें केस में, 5वां नहीं, तीसरा, 5वां, छठा, चाहे तीसरा केस हो, चाहे 5वां केस हो, चाहे छठा केस हो, सेम एंट्री होगी राम टू बैंक। तो बैंक में क्या लिख देंगे? 6,000 रुपए 7 तारीख को बाय राम्स अकाउंट। तो बेटा ये एंट्री क्या होती है? डिसऑनर की एंट्री होती है। डिसऑनर में कुछ खास बात नहीं करनी होती, जो एंट्री हो रखी है उसको रिवर्स कर दें, उसको उल्टा कर दें, उस एंट्री को जस्ट रिवर्स करा तो उसकी पोस्टिंग कर दें, बैंक क्रेडिट हो गया, बैंक के क्रेडिट में डाल देंगे बाय राम अकाउंट। नोट कर लीजिए। आगे स्पेशल पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 8, स्पेशल पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 8, बैंक चार्जेस या बाउंस चार्जेस ऑफ अ चेक। बैंक में जब भी चेक डिसऑनर होता है या बाउंस होता है बेटा, बैंक ना हमारे अकाउंट में कुछ चार्जेस लगा देता है, तो वो चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, तो एंट्री होती है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और बैंक मेरा बैलेंस रिड्यूस कर देता है। मान लीजिए बैंक ने 500 रुपए के चार्जेस लगा दिए, तो एंट्री क्या बनी? बैंक चार्जेस टू बैंक अकाउंट। तो आपने बैंक में क्या करना है? आपने 8 तारीख में डालना है बाय बैंक चार्जेस 500 रुपीज हम बैंक में डिपॉजिट के, सॉरी बैंक में बैलेंस के कम कर देंगे, बीइंग अ बैंक चार्जेस। 9th एंट्री, सिंपल सी एंट्री थी बैंक चार्जेस की। बैंक चार्जेस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब ऐसा होता है, रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक डेटेड 15 नवंबर 2020, received a post dated check dated this from Ram of rupees 10,000। सब बच्चे नोट करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं।
रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक। आवाज आ रही है सबको मेरी? एक बारी कंफर्म कर दीजिए। यस सर। ठीक है। रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक डेटेड 15 नवंबर फ्रॉम राम फॉर ₹10,000। बच्चों समझिए, आज मान लीजिए 15 अगस्त है, 15 अगस्त 2020 है। आज कोई मेरा स्टूडेंट, मेरा कोई कस्टमर कहता है सर पैसे तो दे सकता हूँ, 10,000 रुपए फीस भी दे दूंगा, बट आज नहीं दे पाऊंगा, आज से कुछ महीने बाद दे पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, कब देगा? उसने कहा 15 नवंबर को। तो आज की तारीख में मुझे कोई चेक दे रहा है, बट बाद की तारीख का डाल के दे रहा है। पोस्ट डेटेड मतलब बाद की तारीख डालना, दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट डेटेड चेक। कब की तारीख डाली उसने? अगस्त में तारीख डाल दी, नवंबर की। तो बच्चों क्या खास बात है इस एंट्री में? कुछ नहीं है सर खास बात इसमें, बस हम चेक इन हैंड ही तो लिख देंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। यानी कि बच्चों घबराना मत कि नॉर्मल चेक है या पोस्ट डेटेड चेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इसकी एंट्री होगी मेरे प्यारे बच्चों कैश बुक में? नहीं सर, हमने अभी अभी सीखा है पीछे, नो एंट्री इन कैश बुक। इसकी कोई एंट्री सर कैश बुक में नहीं होगी। शाबाश बच्चों, अब इस चेक की कोई एंट्री नहीं होगी चेक बुक में, सॉरी कैश बुक में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? डिस्काउंटेड, ये 9th एंट्री है, 10th है। डिस्काउंटेड द अबव चेक फ्रॉम बैंक एट 12% पर एनम। मुझे पैसों की बच्चों आज ही जरूरत थी, मेरे बच्चे ने तो बस मुंह खोल दिया सर मैं नवंबर में दूंगा। मुझे आज पैसे चाहिए 15 अगस्त को। कितने महीने बचे? अगस्त से सितंबर 1 महीना, सितंबर से अक्टूबर 2 महीने, अक्टूबर से नवंबर 3 महीने। 3 महीने बाद पैसे मिलने थे मुझे कायदे से वाले तो, और मुझे पैसे आज चाहिए। तो मैं बैंक के पास गया, उन्होंने कहा देखो जी मेरे पास ये चेक है, मेरे स्टूडेंट ने दे रखा है, मुझे आज पैसों की जरूरत है, मेरा स्टूडेंट कह रहा है 3 महीने बाद दूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे पुराने कस्टमर हो, हम आपको जानते हैं, आपको ये विश्वास है कि आपका स्टूडेंट पैसे दे देगा? हाँ। मैंने कहा देखो देखो मेरे स्टूडेंट ने तो चेक भी दे दिया, तो मैं अपना चेक बैंक को बेच सकता हूं बच्चों। जैसे ही मैं अपना चेक बैंक को बेचूंगा तो बैंक मुझे हाथ के हाथ पैसे दे देगा। आप सोचो, आज की डेट में बैंकों का ये एक बिजनेस है। मेरे को मेरी पार्टी से चेक मिला और मैं अपना चेक पार्टी का बैंक को बेच दूं कि 3 महीने बाद पैसे बैंक आपको आप ले लेना, मुझे चेक डिस्काउंट कर दो, मुझे पैसे आज दे दो। इस कंसेप्ट को बोलते हैं बेटा डिस्काउंटेड। तो मुझे पैसे आज मिल जाएंगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या चला जाएगा बच्चों? चेक इन हैंड आज ही चला जाएगा। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का चेक चला जाएगा। किस तारीख को एंट्री होगी? मान लीजिए मैंने 16 अगस्त को करा लिया डिस्काउंटिंग, और बैंक मेरे से एक चार्ज ले लेगा, उस चार्ज को बोलते हैं डिस्काउंटेड चार्ज डेबिट। तो बैंक कितना चार्ज लेगा बच्चों? 10,000 के ऊपर 12% बैंक कह रहा है मैं रेट लेता हूं 1 साल का, और मेरा डिस्काउंटिंग है 3 महीने का। तो 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, बैंक ने 300 रुपए काट लिए और मुझे 9,700 रुपए अभी इंस्टेंटेनियसली इमीडिएटली पे कर दिए। तो एंट्री क्या हुई? अपनी 10वीं एंट्री। बैंक में डेबिट क्या हो रहा है? टू चेक इन हैंड। कितने रुपए? 9,700 रुपए। तो ध्यान में क्या रखने वाली बात है? आपको चेक मिला 10 का, आपके पास 9,700 रुपए आए, वही बैंक में डेबिट करेंगे। डिस्काउंटिंग का खर्चा यहाँ पे डेबिट जो हुआ है वो कैश बुक में नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब स्कूलों में फर्स्ट टर्म के पेपर में कैश बुक में जरूर पूछा जाता है। आओ बच्चों 11th एंट्री सीखें। 11th एंट्री कंसेप्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा कंसेप्ट ऑफ बिल्स। सब बच्चे हेडिंग डालिएगा कंसेप्ट ऑफ बिल्स। ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, हमारा एक पूरा चैप्टर आएगा इसका, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर आएगा आगे के टॉपिक्स में। उसमें से थोड़ा सा पोर्शन कैश बुक में आ जाता है, पहले पूछ लिया जाता है पेपर्स में, तो इसलिए थोड़ा सा पोर्शन मैं आज करा रहा हूँ। बेटा बिल्स क्या होता है? कुछ और नहीं होता, एक सेलर होता है बेटा और एक बायर होता है। आप सबको पता है गुड्स के खरीदने बेचने में एक पर्सन माल बेच रहा होता है और एक खरीद रहा होता है। मान लीजिए सेलर का नाम है राम
और बायर का नाम है मोहन। राम ने मान लीजिए गुड्स बेचे, गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹1000। गुड्स बेचे राम ने मोहन को, एंट्री क्या होगी? मोहन डेबिट टू सेल्स ₹1000। तो बायर की मोहन की बुक्स में क्या एंट्री होगी? परचेजेस टू राम 1000। अब चेक मिलता था, कैश मिलता था, क्रेडिट सेल, या क्रेडिट सेल हो गई, क्रेडिट सेल के बाद चेक मिलता था, कैश मिलता था। राम ने कहा भैया मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है, तेरे पे ट्रस्ट नहीं हो रहा कि तू मेरे पैसे ₹1000 देगा कि नहीं देगा। वो कह रहा भैया मैं तेरे को प्लेन पेपर पे लिख के देता हूँ, मैं तेरे 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा। चेक नहीं दे रहा, लिख करके दे रहा है, एक स्टैम्प पेपर पे या एक पेपर पे मोहन लिख के दे रहा है राम को कि मैं तेरे पैसे दे दूंगा, बट चेक नहीं दे रहा बच्चों। तो क्या होगा, उस पेपर को फिलहाल कहते हैं, मान लीजिए जब चैप्टर आएगा डिटेल में समझाऊंगा, इसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जा रहा है, ड्रॉन बाय राम। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज राम के द्वारा बनाया जा रहा है, और कौन बनाएगा उसको? राम बनाएगा, और कौन एक्सेप्ट करेगा? एंड एक्सेप्टेड बाय मोहन। तो वो बिल, इसने पैसे लेने हैं, इसके लिए बनता है वो बिल रिसीवेबल बच्चों, और इसने पैसे लेने तो इसके लिए डेबिट बैलेंस होगा बिल रिसीवेबल का, और इसके लिए वो बन जाता है बिल पेबल, इसने पैसे देने हैं, टू बिल पेबल अकाउंट। तो इसने, राम ने मोहन के ऊपर कहा कि मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है, तू मुझे लिख करके दे कि तू आज से 3 महीने बाद मुझे पैसे दे देगा। तो वो लिखित डॉक्यूमेंट, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट को ये कहता है अपने के लिए बिल्स रिसीवेबल, कि उस डॉक्यूमेंट के बदले में मैंने पैसा लेना है, उस डॉक्यूमेंट को बिल बोलते हैं, क्योंकि पैसा लेने का डॉक्यूमेंट है तो इसे बिल रिसीवेबल बोलेंगे। और वही सेम डॉक्यूमेंट इसने पैसे पे करने हैं, मोहन ने पे करना है, तो इसके लिए वो पेबल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो ये बिल रिसीवेबल किसके ऊपर बना रहा है? मोहन के ऊपर बना रहा है। तो अब मोहन का नाम का डेटर, जो इसने मोहन को डेबिट कर रखा है, वो खत्म हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी बच्चों बिल रिसीवेबल टू मोहन, और इसकी बुक्स में बनेगी राम को इसने बिल डॉक्यूमेंट दे दिया अपना, राम टू बिल्स पेबल। तो बेटा ये हमारा एक चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में हम इस कॉन्सेप्ट को डीपली और समझेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना सा समझ लीजिए। हालांकि इन दोनों एंट्री से कैश बुक में कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क इसके आगे की एंट्रीज में पड़ेगा। तो सर जब माल बेचा, रुको, माल बेचा, माल बेचने में एंट्री क्रेडिट सेल्स परचेज की। इस डॉक्यूमेंट को, इस सेल परचेज पे ट्रस्ट फैक्टर की प्रॉब्लम थी, उस ट्रस्ट फैक्टर के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, उस डॉक्यूमेंट का नाम रखा गया बिल रिसीवेबल, किसके लिए? सेलर के लिए, क्योंकि इसने पैसा लेना है। उस डॉक्यूमेंट का नाम रखा गया बिल्स पेबल, किसके लिए? जिसने पैसा देना है। ये इसकी बुक्स में एसेट बन जाता है, इसमें डेबिट बैलेंस है। ये इसकी बुक्स में लाइबिलिटी बन जाता है, इसलिए इसके लिए क्रेडिट बैलेंस है। अब इसने डॉक्यूमेंट लेना है मोहन से, बिल्स रिसीवेबल टू मोहन ले लिया, इसने पैसा देना है राम को, तो राम टू बिल्स पेबल। तो अब इनकी बुक्स में से मोहन डेबिट खत्म हो गया क्रेडिट करके, इसकी बुक्स में एक लायबिलिटी खत्म हो गई डेबिट करके। तो उस एसेट का नाम कन्वर्ट करके क्या बन गया? बिल्स रिसीवेबल। इस लायबिलिटी का नाम कन्वर्ट करके क्या बन गया? बिल्स पेबल। बच्चे यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं बात। ड्रॉन बाय राम, ड्रॉन जिसने बिल बनाया उसको ड्रॉर बोलते हैं, और एक्सेप्टेड जिसने बिल को एक्सेप्ट किया उसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं। अब वो 3 महीने बाद सोचिए क्या हुआ। आफ्टर 3 months ऑन ड्यू डेट, 3 महीने बाद ड्यू डेट पे ये पैसा ले लेगा, ये पैसा दे देगा। ये क्या करेगा? रिसीव करेगा मनी को, और ये क्या करेगा? पे करेगा मनी को। हाँ सर होगा तो ऐसे ही। तो ये पैसा रिसीव करेगा तो एंट्री होगी कैश में आएगा पैसा या बैंक में आएगा, या तो कैश पैसे दे देगा या बैंक पैसे दे देगा। टू किस लिए? बिल रिसीवेबल के बदले में, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 1000। तो कैश टू बिल्स रिसीवेबल या बैंक टू बिल्स रिसीवेबल? बिल्स रिसीवेबल के बदले में पैसे मिलेंगे,
और ये बिल्स पेबल के बदले में पैसे देगा, तो एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्वेश्चन आपको क्लियरली बताएगा कि आप चेक दे रहे हो या कैश दे रहे हो। अगर चेक दे रहे होगे या बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे होगे तो बैंक लिखेंगे, कैश दे रहे होंगे तो कैश लिखेंगे। सिमिलरली कैश मिल रहा होगा तो कैश लेंगे, चेक लिखा होगा तो बैंक लेंगे। अब रिसीव मनी और पे मनी, ये जो बात इतनी आसान सी लग रही है ना, क्वेश्चन इसको ना बड़े घुमा के अजीब से अक्षरों में लिख के भेजता है आपको। बच्चों अगर पेपर में लिखा है ऑनर्ड आर ओन एक्सेप्टेंस, ऑनर्ड आर ओन एक्सेप्टेंस, तो बेटा एंट्री है ये, हमने अपनी एक्सेप्टेंस को ऑनर कर दिया। ऑनर का मतलब टाइमली पे कर दिया अपनी ओन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब देखो मैंने एक्सेप्टेंस का क्या मतलब बताया, बायर जिसने माल खरीदा उसने पेमेंट कर दी। क्वेश्चन में एंट्री आई कैश बुक के चैप्टर में ऑनर्ड आर ओन एक्सेप्टेंस, तो ये एंट्री बनेगी बच्चों जर्नल एंट्री। और अगर पेपर में लिखा आएगा बिल्स रिसीवेबल, ऐसे लिखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे बिल ऑफ एक्सचेंज ऑनर हो गया तो एंट्री होगी ये। तो बच्चों ये समस्या है, ये एंट्री तब समझ में आएगी जब आप ये चैप्टर करोगे। बट मैंने उस चैप्टर में से एक छोटा सा पॉइंट उठा के आपको एक लिटिल कॉन्सेप्ट समझा दिया कि अगर ऑनर्ड से कंफ्यूज मत होना, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्यू डेट पे ऑनर हो गया तो हमको पैसे आ रहे हैं, हम एक्सेप्टेंस को पे कर रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है मैंने राम को बिल, मेरी कैश बुक बन रही है, मैंने राम को बिल के पैसे देने थे और मोहन से बिल के पैसे लेने थे, तो मेरे लिए तो कोई भी केस हो सकता है। तो मैं इसको 11th केस सिखा रहा हूं और इसको 12th केस सिखा रहा हूं। 11th केस की एंट्री कैश बुक में देखिए कैसे होगी, 11th की एंट्री कैश बुक में कैसे होगी। अगर 11th एंट्री है कैश डेबिट हो रहा है या बैंक डेबिट हो रहा है, मैं मान रहा हूं बैंक डेबिट हो रहा है, तो 2 बिल्स रिसीवेबल 1000 यहां आएगा। और अगर 12th एंट्री हुई तो बाय बिल्स पेबल 1000 यहां चला जाएगा। तो यानी कि पॉइंट क्या है, पैसा आना तो एंट्री ये, पैसा जाना तो एंट्री ये। बहुत अच्छी बात होती है मैं ये दोनों एंट्री कहता बेटा क्रैम कर लो, रट लो। इसके रटने के पीछे कारण ऊपर का है जो आपको ऑलरेडी आता है, तो काहे को रटना, इसलिए मैंने आपको डिटेल्ड पुरानी सिखा दी और आगे उस एंट्री को फर्दर क्लैरिफाई कर दिया। बाकी जब चैप्टर में जाएंगे और डिटेल में तब समझाऊंगा। यहां तक नोट कर लीजिए, अपने डाउट्स पूछ लीजिए। सर अगर बिल्स ऑफ, मानिए बच्चों मेरे पास मेरी बुक्स में आज बीआर आ गया, किससे आ गया, मोहन से आ गया। जैसे पीछे सीखा बीआर टू मोहन, मान लीजिए 1500 का बिल था, मैं 3 महीने तक रुकता तो पैसे आ जाते तो एंट्री होती। अब 3 महीने तक मैं रुका नहीं, ये मुझे मोहन से बिल मिला, क्या एंट्री करी मैंने, बिल आया मोहन से, बिल आ गया, डेटर को खत्म किया, मोहन से बिल आ गया, जो भी अभी एंट्री सीखी है वही वाली एंट्री करी, एंट्री नंबर 2। अब मैंने किसी घनश्याम को पैसे देने थे 1500 रुपए, घनश्याम को मैंने कहा पैसे कहां से लाऊं कैसे लाऊं, मेरे मन में एक ट्रिक आई, मैंने कहा मुझे मोहन से 3 महीने बाद पैसे मिलने हैं, मैं क्यों ना यही वाला चेक यही वाला बिल घनश्याम को पकड़ा दूं कि तू डायरेक्टली मोहन से पैसे ले लियो 3 महीने बाद। ऐसा हो सकता है, यस सर ऐसा हो सकता है। यानी कि मैंने अपने डेटर से एक बिल लिया और वो बिल मैंने अपने पास रखा। अब वो बिल मैंने कहां सरका दिया, कहां किसको दे दिया, अपने क्रेडिटर को। क्रेडिटर मतलब जिसको मैंने पैसे देने थे 3 महीने बाद या आज की डेट में, मैंने उसे कहा 3 महीने बाद मेरे कस्टमर से डायरेक्टली पैसे ले लियो। यानी कि मैंने अपने लेनदार को, जिसको मैंने पैसे देने थे, अपने लेनदार को कहा कि जाके मेरे डेटर मेरे देनदार से डायरेक्टली पैसे ले लिए। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बेटा इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट, व्हाट इज इंडोर्समेंट, दैट इज इंडोर्समेंट मींस, यहां पे मैं सीधा एग्जांपल से समझा रहा हूं, अबव बीआर ऑफ मोहन, मोहन कौन था मेरा डेटर, इज हैंड ओवर मतलब
इंडोर्स टू घनश्याम। घनश्याम कौन? क्रेडिटर। मैंने बिल लिया अपने डेटर से, वो बिल हैंड ओवर कर दिया, इंडोर्स कर दिया किसको? घनश्याम को। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी बच्चों? इसकी एंट्री बनेगी घनश्याम्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। घनश्याम को हैंड ओवर कर दिया हमने अपना बिल, तो क्या इसकी एंट्री सर कैश बुक में होगी? नहीं सर, इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। इसी के साथ ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो जाते हैं।